तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम अगले पेज पर आ गए हैं। किसी पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को घटाने को पहले पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक की योगात्मक प्रतिलोम के योग द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉइंट कह क्या रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ ये पॉइंट क्या कह रहा है। ये पॉइंट कह रहा है कि देखिए, यदि हमने मान लिया एक संख्या मान ली -2 और दूसरी संख्या हमने मान ली +5 हमने मान लिया, तो ये कह रहा है योगात्मक प्रतिलोम के रूप में लिखा जा सकता है। यानी इन संख्याओं को यदि हमें जोड़ना है तो इसमें हम एक और रूप में लिख सकते हैं, यानी -2 लिख सकते हैं और यहाँ पर एक माइनस लगा देते हैं और एक माइनस यहाँ 5 के सामने लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये जो चीज़ ये लिखी हुई है यही चीज़ ये भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं -2 और +5। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, +3 आएगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर -2 है और +5 है, तो बड़ी संख्या 5 है तो इसके सामने प्लस का चिन्ह है, तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, तो +3 बच गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी कितना आएगा, +3 ही आएगा। तो यही इसमें कह रहा था कि योगात्मक प्रतिलोम के योग द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। तो एक और उदाहरण से आप समझ सकते हैं। देखिए एक और दूसरा उदाहरण देख लीजिए। माना यहाँ पर हमने मान लिया -8 और हम दूसरी संख्या मान ले रहे हैं माइनस, और एक माइनस यहाँ पर हम लगा लेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 10। तो यहाँ देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, हम देख सकते हैं 10 से 8 बच जाएगा, तो प्लस का 2 बच जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये गुणा आप थोड़ा अभी सीखे नहीं होंगे, तो यही याद रख लीजिएगा कि माइनस माइनस का गुणा जो होता है प्लस हो जाता है। तो प्लस का 10 से माइनस का 8 घटेगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो देखिए दूसरा पॉइंट, यदि 2 पूर्णांक लें तो किसी एक को दूसरे से घटाने पर पूर्णांक प्राप्त होता है, इसे घटाने का संवरक नियम कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस नियम को भी। देखिए यहाँ हमने एक संख्या मान ली 5, ठीक है, और एक संख्या मान ली -2। तो कह रहा है यदि आप इसे घटाएंगे तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, यानी +5 से यदि -2 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, +3, क्योंकि +5 बड़ा है और इससे जब घटाएंगे तो 3 आएगा। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी वाली संख्या का, तो +3 आया, तो +3 एक पूर्णांक है। आप दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया एक -8 मान लिया और दूसरा +5 मान लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3 और बड़ा संख्या की चिन्ह किसका आएगा, ये आएगा चिन्ह माइनस का, क्योंकि 8 बड़ी संख्या है तो माइनस का चिन्ह। तो माइनस का चिन्ह क्या है, -1, ये भी एक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये कैसा है, धनात्मक पूर्णांक है। ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही बात जो हमने आपको यहाँ पर समझाई थी माइनस प्लस वाली कहानी, यही बात ये कह रहा है पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि आप +5, ठीक है, और गुणे -5 करते हैं तो कितना आएगा, इसका गुणनफल जो आएगा कितना आएगा, पहले इसका गुणनफल कर लेते हैं। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, और चिन्ह किसका आएगा, प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा। तो यही बात इसमें कह रहा है कि गुणनफल इनका जो गुणनफल का चिन्ह जो होगा वो ऋणात्मक आएगा, यदि एक प्लस और एक ऋणात्मक है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, इसका गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक आया है। ठीक है, तो देखिए और अगला पॉइंट क्या है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात करने के लिए दोनों पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों के गुणनफल के पूर्व ऋण चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है, इसको भी मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। ठीक, तो देखिए दोस्तों इस पॉइंट को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये पॉइंट जो हमने आपको पढ़ा था अभी, तो इसको हम समझा दे रहे हैं आपको। ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है यदि मान लीजिए हमने यहाँ पर -8 माना और इसमें यदि हम गुणा कर रहे हैं +3 का, तो इसका गुणनफल कितना आएगा, 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 त्रिक 24 आएगा। यहाँ पर गुणन का चिन्ह है, ये +3 लिखा हुआ है, ऐसा ना कीजिएगा कि इन्हें जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए इनका गुणनफल आएगा, इनके सामने एक माइनस चिन्ह केवल ये जोड़ने को कह रहा है। जैसा कि हमने इससे पूर्व वाले पॉइंट में आपको बताया कि माइनस और प्लस का गुणा माइनस आता है, तो यही कह रहा है यदि एक प्लस और एक माइनस हो तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइनस लगा देंगे तो भी वही होगा, वो आपको मिल जाएगा चिन्ह। ठीक है, तो इसी प्रकार आप प्लस माइनस से भी कर सकते हैं, और इस प्रकार यदि एक प्लस एक माइनस है तो एक माइनस एक्स्ट्रा लगाकर आप वो अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आप अगला पॉइंट देखिए, अगले पॉइंट पे हमने क्या लिखा है। अगला पॉइंट है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है।
जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, ये गुणनफल वाला, ये गुणनफल वाली कहानी फिर से आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं -8 और गुणे -8। यदि आप इसका गुणा करेंगे तो इसको गुणा पहले हम कर लेते हैं, साधारण चिन्ह का बाद में देखेंगे, ठीक है। 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 64। तो यही इसमें लिखा है कि समान चिन्हों का गुणनफल जो होता है विपरीत चिन्ह आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर समान चिन्ह है, माइनस माइनस था और यहाँ पर चिन्ह बदल गया, ठीक है। तो वही बात इसमें लिखी गई है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगले पॉइंट पे हमने क्या लिखा है। अगला पॉइंट है दो धनात्मक अथवा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। आप देख सकते हैं, पहला हमने यहाँ पर आपको बता दिया ऋणात्मक पूर्णांक वाला है, एक धनात्मक पूर्णांक वाला देख लेते हैं। मान लीजिए प्लस का 8 और गुणे प्लस का 5 हम यहाँ देख ले रहे हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 का गुणा 5 में करेंगे 40 आ जाएगा, और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो यानी प्लस ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया प्लस, तो एक ही पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस ही आएगा, ठीक है। आप इसे भी समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या हमने लिखा है, आगे हमने लिखा है किन्हीं दो पूर्णांकों का गुणनफल भी पूर्णांक होता है। आप इसे भी देख सकते हैं, यह गुणा का संवरक प्रगुण कहलाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक संख्या 8 मानी, एक संख्या 5 माना। जब आप इसका गुणा करेंगे, 8 एक पूर्णांक है ना, और 5 भी एक पूर्णांक है, जब इसका गुणा करेंगे तो ये भी एक पूर्णांक ही हमें मिलेगा, और यह गुणा का संवरक प्रगुण कहलाता है पूर्णांक नामक पाठ में, ठीक है। तो 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 40 आएगा, ठीक है, जो कि एक पूर्णांक है। तो यही हमने इस पॉइंट में बताया गया था, संवरक नियम हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए दूसरा नोट हमने जो लिखा है, यहाँ लिखा है किन्हीं दो पूर्णांकों के गुणन संक्रिया में पूर्णांकों के क्रम को बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता, यह गुणा का क्रम विनिमय नियम है। आप इसे भी समझ सकते हैं, जैसे 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 40 आएगा, और यही बात आप ये 5 को आगे कर दीजिए, उसके बाद उसमें 8 का गुणा करिए तब भी 40 ही आएगा। यही कह रहा है कि गुणन, आप संख्याओं का स्थान चाहे बदल दीजिए, गुणनफल वही आएगा। यहाँ देख सकते हैं, पहले 8 है तो 40 आया, यहाँ पर पहले 5 है तो भी 40 आया, और इसे गुणन संक्रिया का पूर्णांक नामक पाठ में गुणन संक्रिया का क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्रम विनिमय तक हम पहुँच गए, क्रम विनिमय हमारा खत्म हो गया। आप देखिए दूसरा नोट क्या लिखा हमने, 3 पूर्णांकों को क्रम से गुणा करते समय गुणन संक्रिया बाएं से शुरू करें या दाएं से, गुणनफल समान आता है, ठीक है। इसे भी आप देख लीजिए, यहाँ पर माना 3 संख्या 3, 5 और 7 हमने 3 संख्या मान ली, ठीक है। इनका गुणा करने को कह रहा है, तो इनका गुणा करिए, 3 गुणे 5 और गुणे 7। इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो चाहे कि पहले 3 और 5 का गुणा करके उसमें 7 का गुणा करें, या 5 और 7 का गुणा करके उसमें 3 का गुणा करें, तो वही गुणनफल आएगा जो गुणनफल इसका आएगा। तो आप देख सकते हैं, इसका गुणा करिए, 5 का गुणा 3 में करेंगे 15 आएगा, 15 का गुणा 7 में करेंगे तो 15 सत्ते कितना आ जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90 और 15 सत्ते 105 आ जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और 35 × 2 = 70 और 35 × 3 = 105, इसका भी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि गुणन का साहचर्य नियम है, किसमें, पूर्णांक में, ठीक है। आप देखिए दूसरा पॉइंट क्या हमने लिखा है, किसी पूर्णांक में 0 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव 0 आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लीजिए एक पूर्णांक हमने माना 8, और इसमें यदि 0 से गुणा कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यही बात इसमें लिखा है कि किसी पूर्णांक में 0 से गुणा करने पर सदैव 0 आता है। तो देखिए दूसरा नोट हमने क्या लिखा है, दूसरा नोट हमने लिखा है किसी पूर्णांक में 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक आता है जो पूर्णांक आपने लिया है। माना एक पूर्णांक हमने मान लिया 7, और इसमें 1 से गुणा कर देते हैं, तो एक पूर्णांक 7 था, तो यही 7 यहाँ पर हमें मिल जाएगा। यही बात ये कह रहा है कि किसी पूर्णांक में 1 से गुणा करने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है, यानी 7 ही प्राप्त होगा, ठीक है। कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पूर्णांक के स्थान पर। आप दूसरा यहाँ पर आप अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें -1 से गुणा करते हैं। मान लीजिए हमें मान लीजिए -8 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो इसमें हम -1 से गुणा करेंगे तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हमें मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 आ जाएगा। आप दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, दूसरे उदाहरण में आप यहाँ पर 7 ले लीजिए और इसका योगात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है, तो इसमें -1 से गुणा कर दीजिए तो -7 इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 7 होगा, क्षमा कीजिएगा। अब देखिए अगला पॉइंट, पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक प्लस तीसरा पूर्णांक बराबर पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक प्लस पहला पूर्णांक गुणे तीसरा पूर्णांक। ये क्या पहला तीसरा लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तीसरा लिखा है ना, तो यहाँ पर 3 संख्याएं आप मान लीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 संख्याएं मान लीजिए, छोटी छोटी संख्या मानिए जिससे आपको आसानी हो समझने में। तो हमने एक माना 3 और एक माना 5 और एक माना 7।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं 3, 5 और 7 हमने 3, 5 और 3 संख्याएं मान लीजिए। फिर इसमें कह रहा है पहला और फिर गुणे दूसरा और प्लस तीसरा, तो यही बात ये इसमें लिखी हुई है। और बराबर ये कितना होगा, पहले का गुणा दूसरे में होगा, तो ये देखिए पहला पूर्णांक 3 और दूसरा पूर्णांक 5। अब इसमें देखिए पहला पूर्णांक और गुणे तीसरा पूर्णांक यानी 7, तो आप देख सकते हैं 5 का गुणा 3 में होगा 15 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 का गुणा 3 में होगा 21 आ जाएगा। देख सकते हैं 12 का गुणा 3 में करेंगे 36 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 और 15 आप जोड़ेंगे जब तो आपको 36 ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यही बात इसमें लिखा हुआ है, पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक, यही वाली बात आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों जो यहाँ पर बचा हुआ पॉइंट है यहाँ हमने प्लस वाला समझा, यहाँ पर माइनस है। देखिए पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ माइनस तीसरा पूर्णांक और कितना हो जाएगा ये माइनस पहला पूर्णांक गुणे तीसरा पूर्णांक। आप इसे भी समझ सकते हैं, यहीं पर मान लीजिए 3 पूर्णांक हमने फिर मान लिए, फिर तीनों पूर्णांक किसी को मान लेते हैं ताकि आसानी हो समझने में। 3 और 5 और 7 यही पूर्णांक हमने फिर मान लिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहला पूर्णांक और गुणे दूसरा पूर्णांक और माइनस यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस कह रहा था, यहाँ पर 7 ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा कि 3 का गुणा आप 5 में करिए सबसे पहले और फिर घटा दीजिए 3 का गुणा 7 से, ठीक है, तो वही आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 का गुणा इसमें कर देंगे, इसको घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, बड़ी संख्या 7 है तो इसके सामने जो चिन्ह है माइनस का वही आएगा, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं 5 का गुणा 3 में करेंगे 15 आ जाएगा, और माइनस का 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 21 आ जाएगा। और यहाँ जब आप इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस कितना होता है माइनस, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, और जब 21 से आप 15 घटाएंगे या 15 में 21 जोड़ेंगे तो माइनस का 6 आएगा, क्योंकि बड़ा 21 है, ठीक है। तो -6 दोनों पक्ष बराबर है, तो यही बात इसमें भी लिखी हुई थी। तो चलिए अगले पेज लेते हैं बची हुई थ्योरी को। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, देखेंगे बची हुई थ्योरी को अगले पार्ट में। तो चलिए मिलेंगे अगले पार्ट में, धन्यवाद।